नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार है और शुक्रवार को हम लोग थोड़े आंकड़ों की बात करते हैं। मैं कई बार ये जब एनालिसिस करता हूँ तो आपको लगता होगा कि जब भाई इतनी अच्छी स्थिति है कांग्रेस की या बीजेपी की, उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, तो ये होता क्या है। देखिए, एनालिसिस से एक बात है और बालाकोट, पुलवामा और जैसा सतपाल मलिक साहब कह रहे हैं कि कोई बड़ा काम करके वो वोट को प्रभावित करना एक अलग बात है। ऑन ग्राउंड, जिसको मेरे साथी कहते हैं कि ये डेटा क्या कहता है और उसकी बेसिस पे जो एनालिसिस होती है वो हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। मैं हरदम 3 अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में देश को बांटते हैं और उससे पहले एक मेरा फिर से आपको 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरीज, कुल 36। 28 स्टेट के बाद 3 यूनियन टेरिटरीज में विधानसभा भी, तो कुल 31 विधानसभाएं। अब इन 31 विधानसभाओं में जहां इलेक्शन विधानसभा का भी होता है, लोकसभा का भी होता है, उसको लेके हम लोग को 2024 में किसकी स्थिति क्या रहेगी इस पे बात करेंगे। देखिए, एक जनरल इंप्रेशन तो ये है कि आएगा तो मोदी ही। बीजेपी ने पूरा परचम फैला दिया है पूरे देश के ऊपर, हर जगह बीजेपी। मोदी जी सारे इलेक्शन जीतते जा रहे हैं, मोदी जी के नाम पे लोग वोट दे रहे हैं, इस तरह का एक जनरल परसेप्शन बना हुआ है। लेकिन ये कोई भारत जोड़ो यात्रा के बाद की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं बात तब से कर रहा हूँ कि अगर आप जनरल हार्डकोर, न भारत जोड़ो यात्रा का उससे कोई मतलब है, न कर्नाटका विन का है, अगर आप बिल्कुल कोल्ड डेटा की बात करें तो देखिए क्या स्थिति निकलती है। मैं 8 स्टेट जो 7 सिस्टर्स और एक नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट सिक्किम है, ये 8 स्टेट एक कैटेगरी हो गई। 8 स्टेट जो टेक्निकली वो दक्षिण की स्टेट नहीं है क्योंकि उसमें मुंबई और गोवा भी आता है, विंध्यास के नीचे की स्टेट ले लीजिए तो केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, महाराष्ट्र और गोवा, ये 8 स्टेट को एक कैटेगरी कर लीजिए। उसको दक्षिण पश्चिम बोल लीजिए, लेकिन वो एक है। तो 8 स्टेट नॉर्थ ईस्ट, 8 स्टेट दक्षिण, हो गई 16। अब आपके पास बची 15 स्टेट। ये 15 स्टेट शुरू होंगी जम्मू कश्मीर से, नीचे आएंगी मध्य प्रदेश तक, पश्चिम में ये जाएंगी गुजरात और पूरब में ये जाएंगी, ईस्ट में ये जाएंगी वेस्ट बंगाल तक। इसमें हिंदी हार्टलैंड है और बाकी वो स्टेट जहाँ पे नॉन बीजेपी भी रूल कर रहे हैं, बीजेपी भी रूल कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट की बात इसलिए कर लें कि नॉर्थ ईस्ट की बात करके आपको उसको अलग कर लेंगे और फिर आपको स्पेसिफिक डेटा बताएंगे। नॉर्थ ईस्ट में कुल 8 स्टेट हैं। उन 8 स्टेट, अच्छा, मैंने जो आज आपके साथ डेटा हम लोग वो कर रहे हैं, लास्ट असेंबली इलेक्शन यहाँ जिस भी स्टेट में जो हुआ था, कहीं पे 2017 में हुआ, कहीं 18 में, अरे 2017 में तो दोबारा हो गया। 18 वाले इलेक्शंस अभी जहाँ नहीं हुए हैं, वो 18 का लास्ट इलेक्शन, फिर 18, 19, 20, 21, 22 में जहाँ इलेक्शन हुआ, जहाँ पे भी लास्ट असेंबली इलेक्शन हुआ, मैंने वो डेटा लिया है। आज वहाँ क्या स्थिति है वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ इलेक्टोरेट्स ने, वोटर ने क्या मैंडेट दिया था उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद आपने तोड़फोड़ करके ईडी सीबीआई करके इधर उधर कर लिया, वो अलग है, लेकिन वो भी ज़्यादा स्टेट में नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो अलग है। वोटर का जनमत क्या था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आज जब आप देखते हैं तो 8 नॉर्थ ईस्ट की स्टेट में 3 स्टेट में बीजेपी को क्लियर कट मैंडेट मिला था रूल करने का। अरुणाचल, मणिपुर और त्रिपुरा, यहाँ पे बीजेपी ने ही चुनाव जीता, फुल मेजॉरिटी के साथ जीता। तो इन 8 में से 3 स्टेट ये निकल गए। अब बची 5। उन 5 में बीजेपी ऐसा कहती है कि एनडीए की सरकार है। इन 5 में एनडीए की सरकार है। अब एनडीए की इन 5 में से एक आसाम निकाल दीजिए। उसके बाद जो 4 स्टेट हैं उसमें स्थिति क्या है ये समझ लीजिए। मेघालय में बीजेपी कहती है एनडीए की सरकार है, लेकिन जब इलेक्शन हुआ था 2023 में, पिछले साल ही, इसी साल ही, तो बीजेपी की 2 सीटें आई थी आउट ऑफ 60 और कांग्रेस की 5 सीटें आई थी। मैं एनडीए की सरकार है, बीजेपी की लेकिन 2 ही सीट। फिर मिजोरम आ जाइए, मिजोरम में 40 सीट है। लास्ट इलेक्शन 2018 में हुआ था और अब ये जो
तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान के साथ अब उसका फिर इलेक्शन होना है। वहाँ पे बीजेपी की लास्ट इलेक्शन में 1 सीट है, एक। कांग्रेस की 5 सीटें आई थी, लेकिन सरकार वो बोलते हैं एनडीए की है। 2 स्टेट हो गई। तीसरी स्टेट है नागालैंड। नागालैंड में अभी इस साल या पिछले साल इलेक्शन हुआ, वहाँ पे भी एनडीए की सरकार। वहाँ पे बीजेपी के 12 एमएलए, कांग्रेस के 0। और एक स्टेट सिक्किम है जहाँ पे फिर वो कहते हैं एनडीए की सरकार, लेकिन ओरिजिनल जो मैंडेट जनमत था उसमें बीजेपी 0, कांग्रेस 0। ये स्थिति नॉर्थ ईस्ट की थी। और नॉर्थ ईस्ट की इन स्टेट्स में कुल एमपी की सीट्स 25 हैं, 25 सीट है। तो जब आप डिटेल एनालिसिस करते हैं तो मेरे हिसाब से इन नॉर्थ ईस्ट की स्टेट को इसलिए एक किनारे रख के हम लोग बात करें कि उन 8 स्टेट का मिलकर अगर 25 आ रहे हैं, 3 सीट्स पर स्टेट, उतना यहाँ पे बहुत सारी जो हम लोग अब स्टेट की बात करेंगे जब नॉर्थ और उसके आएंगे, तो उनमें ज़्यादातर जगह कहीं 25 सीट, 26 सीट, 28 सीट, 29 सीट, 40 सीट, 42 सीट, 48 सीट, 80 सीट, इस तरह की बातें हैं। तो इससे कोई मेजर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इससे कोई मेजर इंपैक्ट नहीं है। 25 में 14 सीटें बीजेपी की थी पिछले इलेक्शन में भी, 25 में 14 भी अब रहेंगी, क्योंकि वहाँ रीजनल पार्टीज भी हैं। अब आ जाइए दूसरा, जो दक्षिण की बात है। दक्षिण में अब मैंने वो टेबल बना दिया है जिससे आपको समझ में आसानी रहे। दक्षिण में कुल 8 राज्यों में 2 जगह एनडीए की सरकार है, गोवा में और पुदुचेरी में बीजेपी की सरकार नहीं है। 3 जगह ये जो विपक्षी गठबंधन इंडिया है उसकी सरकार है। 2 जगह एनडीए, 3 जगह इंडिया, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये इंडिया वाली सरकार है। 1 जगह कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को मैं नॉन अलाइंड मान के ये मान रहा हूं कि वहां ना इंडिया है ना इंडिया, ये नॉन अलाइंड है। जो सरकार सेंटर में, ज़्यादातर ऐसा ही होता है, जो सरकार सेंटर में रहेगी। हालांकि तेलंगाना के बीआरएस जो पार्टी है, चंद्रशेखर साहब बहुत इंडिकेशन दे रहे हैं कि अंतोगत्वा वो शायद इंडिया में ही इलेक्शन लड़ेंगे 2024 का। उससे पहले तो कांग्रेस से वो 2-2 हाथ उनको स्टेट इलेक्शन में करने ही है। अब मेन मुद्दे पे आ जाएं, जो असली, जो नॉर्थ इंडिया है और नॉर्थ वेस्ट ईस्ट इंडिया। यहाँ पे मैंने 15 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज आपको दिखा दी हैं। उनमें से एनडीए की सरकार, ओरिजिनल मैंडेट जो मिला था वो केवल 3 जगह एनडीए को मिला था और 3 ही जगह बीजेपी को मिला था। 3 जगह एनडीए, 3 जगह बीजेपी। एनडीए को कहाँ मिला था? जम्मू कश्मीर, मैं ये मान रहा हूँ कि 2014 के बाद चूंकि पहली सरकार इन्होंने पीडीपी के साथ बनाई थी, तो एनडीए ही को उसको मान रहे हैं। हरियाणा में एनडीए की ही सरकार है दुष्यंत चौटाला के साथ, और बिहार में भी हालांकि अब एनडीए के नहीं, लेकिन ओरिजिनल जो मैंडेट मिला था वो एनडीए को मिला था। तो 3 स्टेट है, बिहार जहां अब एनडीए की सरकार नहीं है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, ये 3 एनडीए के पक्ष में थे। इसके अलावा 5 इंडिया है, विपक्षी है। कौन कौन सी 5 स्टेट? पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश। ओरिजिनल जनमत की बात कर रहा हूं। ओरिजिनल जनमत पंजाब आम आदमी पार्टी, दिल्ली आम आदमी पार्टी। मध्य प्रदेश को भी मैं इंडिया मान रहा हूं, कांग्रेस नहीं गिन रहा हूं ओरिजिनल जनपद, क्योंकि 114 ही सीटें मिली थी, वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से 3-4 शॉर्ट थे, तो वो भी इंडिया ही मान के चली, क्योंकि उन्होंने फिर और लोगों के साथ मदद से बनाई थी। झारखंड इंडिया और वेस्ट बंगाल भी इंडिया के साथ, मतलब विपक्षी सरकार बनी हुई है, ममता जी, तृणमूल कांग्रेस। अब इस लिस्ट में आप देखेंगे कि 3 जगह बीजेपी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार है, जो ओरिजिनल मैंडेट उत्तराखंड, गुजरात और उत्तर प्रदेश। और आज की तारीख में इस 15 वाली लिस्ट में 3 जगह कांग्रेस की भी सरकार है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। कांग्रेस की मैंडेट जनमत कांग्रेस को मिला और कांग्रेस की सरकार चल भी रही है। तो अगर आप वैसे देखिए तो 15 वाले में 3 में बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, 3 में कांग्रेस को मेजॉरिटी, 3 में एनडीए को मेजॉरिटी, 5 में इंडिया को मेजॉरिटी। स्थिति यही हुई ना। और दक्षिण में बीजेपी की कहीं मेजॉरिटी नहीं, कांग्रेस की जगह मेजॉरिटी।
इस सिनेरियो में मैंने इसको क्यों किया और क्या, मैंने सबसे लास्ट में नॉर्थ का किया। जो यूपी से 80 सीटें आती हैं, 3 जगह रूल कर रहे हैं, उत्तराखंड, गुजरात और यूपी, जहां पे उनकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार है। यूपी में जो 80 में से उनकी पिछली बार 62 प्लस 2 अपना दल 64 आई थी, और आज की तारीख में वो शायद 65 या 66 हो गई हैं, क्योंकि आजमगढ़ उन्होंने सपा से छीनी और रामपुर सपा से छीनी। तो आज बीजेपी के लिए आवश्यक है कि वो यूपी को बचा के रखे, और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जी बेचैन हैं, अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं, एनडीए की कर रहे हैं, यूपी के 2 फैक्शन में बीजेपी के एमपीज को बुला के बात कर रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए क्योंकि अगर यूपी में बीजेपी अपना ये परफॉर्मेंस 60, 64, 65 का रिपीट नहीं की, तो बीजेपी इस लॉस को, यूपी के लॉस को कहीं से कवर करने की स्थिति में नहीं है। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज की तारीख में अगर ईमानदारी से देखें तो माहौल भले ही बन गया हो कि माहौल बना है विपक्ष, लेकिन ग्राउंड पे अभी उत्तर प्रदेश में केवल बीजेपी नजर आ रही है, विपक्ष इंडिया आज की तारीख में नजर नहीं आ रहा है। अब कहने को भाई कुछ लोगों को बुरा लगता है, अखिलेश जी के जो और सपा के जो चाहने वाले हैं वो फिर मुझे ट्रोल वोल करते हैं, उनको लगता है कि नहीं आप लड़ना यहाँ पे अखिलेश यादव जी को है, वही चेहरा है, वही सबसे बड़ी पार्टी है, उन्हीं के नेतृत्व में बाकी लोगों को लामबंद होना है। लेकिन अभी तक अब वो लोग कहते हैं वो स्ट्रैटेजी है, और आप जानते नहीं है वो अंदर से बैठ के वो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, वो बहुत ही एकदम से आएंगे जब चुनाव होगा। वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन मैं आज बात कर रहा हूँ जो एक नॉर्मल आदमी को खुले में क्या दिखाई दे रहा है। बीजेपी इज ऑलरेडी रनिंग, बीजेपी अपने विधानसभा से लेके एक उसको जो कल पुर्जे हैं उसको टाइट करने में, मशीनरी को चकाचक करने में लगी हुई है, इधर से कुछ नहीं है। सपा में मैंने जैसा बताया, बसपा में मायावती जी मतलब वो किसके साथ जाएंगी, वो थोड़ा उनको बहुत रिलायबल पार्टनर नहीं माना जाता है। कांग्रेस अनफॉर्चुनेटली क्या है कि कांग्रेस में कुछ नहीं हो रहा है, कांग्रेस का माहौल खूब है, लोग कांग्रेस का बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की इनफाइटिंग बहुत है। इनफाइटिंग ये है कि कांग्रेस का यहाँ कोई लीडर ही नहीं है। प्रियंका जी को यहाँ की कमान सौंपी गई थी, प्रियंका जी अपने 2 साथियों को यहाँ छोड़ गई हैं जो नेता नहीं है, जो मैनेजर साहब लोग हैं। वो मैनेजर साहब का यही है कि किसी जमाने में वो छात्र यूनियन के बड़े वो रहे थे, लेकिन अब वो नेता के तौर पे नहीं है, अब वो मैनेज करते हैं, इनको बना दो, इनको काट दो, इनको ले आओ, इनको वो कर दो। और सोने में सुहागा ये है कि जो अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं खाबरी जी, वो भी आयातित हैं। और मेरी आज सुबह किसी सीनियर कांग्रेस वाले से बात हो रही थी जो ईस्टर्न यूपी में हैं, और उन्होंने कम से कम 50 वर्ष कांग्रेस के साथ लगाए हैं, कांग्रेस में ही हैं। वो कह रहे थे हमारी अकेली पार्टी है जो इंपोर्टेड नेताओं को तुरंत स्थान दे देती है। और उन्होंने नाम लिए वर्किंग प्रेसिडेंट में, उन्होंने कहा नकुल दुबे और ये जितने लोग हैं, ये सब लोग बाहर से आए, उनको फटाफट फटाफट यहाँ। कहने लगा बीजेपी का यही है, आपको लाके हेमंता बिस्वा शर्मा को चीफ मिनिस्टर बना देंगे, संगठन में जगह नहीं मिलेगी, जनरल सेक्रेटरी ये सब नहीं बनेंगे आप, बाकी आप आइए, आप चीफ मिनिस्टर बन जाइए, उधर कुछ बन जाइए, लेकिन संगठन में नहीं। कहला हमारे यहाँ संगठन में ही बाहर वाले इस समय हावी हैं, जो कांग्रेस के पुराने लोग हैं उसमें कोई भी संगठन में नहीं है। अब कुछ लोगों का कहना है भाई ये स्थिति क्यों है, दबी जबान से, क्या लोग दबी जबान से कहते हैं कि इस सारी हालात के लिए भाई प्रियंका गांधी जिम्मेदार हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी ने अगर यहाँ की कमान संभाली थी तो उसके बाद अगर खराब परफॉर्मेंस भी हुआ था तो उसके बाद उनको यहाँ आके रहना चाहिए था। लेकिन विधानसभा इलेक्शन के बाद प्रियंका गांधी की मतलब कुछ भी एक्टिव नहीं रही है, टोटल इनएक्टिव हो गई उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में। वो हिमाचल में बहुत एक्टिव हैं, वो कर्नाटका में बहुत एक्टिव थी, वो तेलंगाना एक्टिव हैं, वो लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं आ रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश से जितनी जल्दी, क्योंकि कांग्रेस हो सकता है, कांग्रेस का ऐसा नहीं कि कांग्रेस में सब लोग आ जाएंगे, बहुत फोकस कर देंगे तो कोई कांग्रेस की 80 में 40 सीट आ जाएंगी। कांग्रेस आज एक डिसेंट डबल डिजिट भी दूर की बात है, अगर कांग्रेस 15-20 सीट पे मजबूती से भी लड़ जाए तो माहौल ऐसा बना देगी कि उसकी वजह से जो विपक्ष है उसको एक जनरल माहौल, एक जिसको कहते हैं ना फ्लिप, एक उसको एक ताकत मिलेगी, एक स्टार्ट मिलेगा ठीक से इलेक्शन लड़ने के लिए। ग्राउंड पे सपा की वोट ज्यादा है इसमें आज की तारीख में, लेकिन अगर कांग्रेस के साथ सपा मिलकर लड़ती है, मतलब इंडिया एक होकर लड़ती है जिसकी संभावनाएं हैं,
तो माहौल बनाने का काम तो कांग्रेस ज्यादा करेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, क्योंकि ऑल इंडिया बेसिस पे कांग्रेस की बात है। आज जहां राहुल गांधी आज जहां खड़े हो गए हैं एज नेता, उनके आसपास कोई नेता नहीं है और वो ठोस धरातल पे हैं, एंड ही हैज अर्नड इट। अब आज की तारीख में कोई कुछ उसका मौका उड़ाए, लेकिन वो लगातार अपनी प्रिविलेज फैमिली वाली बात या राज परिवार वाली बात या इस तरह की बातें जो उनके ऊपर बीजेपी या उनके विरोधी लगाते हैं, उसको तोड़ रहे हैं। वो ट्रक वाले के साथ बैठ रहे हैं, वो सब्जी मंडी जा रहे हैं, वो कारखाने में मोटरसाइकिल मिस्त्री के साथ बैठ रहे हैं, वो उन सारे लोगों के साथ बैठ रहे हैं जिनके साथ ये जो सो कॉल्ड कि मैंने तो बहुत गरीबी से मैं आया हूं, उन गरीबियों की तरफ देख भी नहीं रहे हैं वो नेता। तो राजीव गांधी अपने को ठीक से कनेक्ट कर रहे हैं। ये बात मैं आप इसलिए ये कह रहा हूं कि जितनी जल्दी विपक्ष के, खास करके सपा के नेता अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के नेताओं को जितनी जल्दी समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में आपको लड़ते हुए दिखना है, आप कितना जीतेंगे कितना हारेंगे वो बात की बात है, लेकिन लोगों को लगे कि आप भी मैदान में और आप भी चुनौती दे रहे हैं बीजेपी को, तब माहौल बन सकता है। अगर यूपी ठीक से लड़ते हुए दिखाई देंगे तो उसका इफेक्ट पूरे देश में होगा। और अगर आप यूपी ऐसे ही दिखाई देंगे, मुझे ठीक से याद है 2014 में अरविंद केजरीवाल बनारस लड़ने आए थे, बिल्कुल आउटसाइडर एक तरह से, लेकिन माहौल ऐसा बना दिया था कि फिर मोदी जी को फंसा तो दिया था। मोदी जी लास्ट के 3-4 दिन बनारस उनको बैठना पड़ा था। 2022 के इलेक्शन में भी, जो विधानसभा का इलेक्शन था, माहौल इतना बना दिया था कि फिर अंत के रात के लास्ट के 3-4 दिन प्रधानमंत्री जी को डेरा डालना ही पड़ा था बनारस में। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये समय अब कम है और जितनी जल्दी, और ग्राउंड पे अगर आप देख लें तो बराबर की बात है। 15 स्टेट में 3 जगह बीजेपी, 3 जगह कांग्रेस, 5 जगह इंडिया, 3 जगह एनडीए। जो दक्षिण के राज्य हैं, 1 जगह कांग्रेस, 2 जगह एनडीए, 3 जगह इंडिया। हर जगह वो है। नॉर्थ ईस्ट में बस बीजेपी कह सकती है कि मैं आगे हूं, और उसमें भी वो जो एनडीए बोलते हैं तो कहीं 2 सीट, कहीं 1 सीट, कहीं 0 सीट, और उसको भी वो एनडीए की सरकार बताते हैं। तो थोड़ा ग्राउंड रियलिटी जो है उसको देख लें तो स्थिति वैसी मजबूत अब बीजेपी की नहीं रह गई है जैसा कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।